हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? सब बढ़िया। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 फ्रॉम डी एंड एफ। लास्ट लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। आज का हमारा जो लेक्चर है वो रहेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे। क्या डी ब्लॉक की मेटल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती है या नहीं करती है। आज के टॉपिक काफ़ी छोटे छोटे हैं, लगभग हम इनको आज कंप्लीट कर देते हैं। चलिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको पता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड बना रखा है और आप किसी मेटल को वहाँ पे रखते हैं तो मे बी वो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट कर सकती है, मे बी वो रिपेल कर सकती है। मीन्स वो डायमैग्नेटिक भी हो सकती है और वो पैरामैग्नेटिक भी हो सकती है। अब ये हमें कैसे पता लगेगा कि वो मेटल डायमैग्नेटिक इन नेचर है या फिर पैरामैग्नेटिक इन नेचर है? देखिए, आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि अगर डी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक है तब भी वो अट्रैक्ट करेगा, दो है और ज़्यादा करेगा, अगर 3 है बढ़ता जाएगा, 4 है बढ़ेगा, 5 है बढ़ेगा। बट जैसे 6 आए पेयर्ड होना स्टार्ट हो गया और मैग्नेटिक बिहेवियर कम होना स्टार्ट हो गया है। अब अगर डी 0 है, मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं दिखाएगा, लाइक स्कैंडियम 3 पॉजिटिव। अब स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d1 4s2, 2 भी चले गए, 1 भी चला गया, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है तो मैग्नेटिक नेचर नहीं दिखाएगा। या फिर अगर हम बात करते हैं Zn2 पॉजिटिव, कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 3d10 4s2। अब यहाँ पे हुआ क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s यहाँ से क्या हो गए हैं, निकल गए। टोटल हमारे 10 और सभी पेयर्ड है, ये भी हमारा रिपेल करेगा, डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, क्या इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है? क्या कोई फॉर्मूला है? यस, मैग्नेटिक मोमेंट को बताने के लिए हम फॉर्मूला लेते हैं n+2। बोर मैग्नेटॉन हम इसकी यूनिट लेके चलते हैं। अब बात है व्हाट इज n क्या रहेगा, हमें n की नॉलेज होनी चाहिए। तो n हमारा यहां पे है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, इसका मतलब हो गया है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा आएगी। फॉर एग्जांपल मैग्नीज 2 पॉजिटिव क्या रहेगा, 3d5 4s2 निकल गए हैं, 5 अनपेयर्ड बच गए हैं, वैल्यू पुटअप करते हैं। देन 5 + 2 सोल्व कर लेंगे आप, 35 √35। 5 + 2 7 7 × 5 35। ओके, तो ये हो गया है मैग्नेटिक मूवमेंट। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा हम इसके ऊपर और कोई डिस्कशन करने वाले नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को क्लियर करते हैं। आज लगभग ये जो प्रॉपर्टी वाला पार्ट है ये हम ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, क्या ये कलर्ड आयंस देंगे या नहीं देंगे, क्या कलर आएगा या नहीं आएगा? देन हमारा आंसर यहाँ पे आएगा यस, कलर्ड आयन हो भी सकते हैं और कलरलेस भी हो सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कलरलेस कौन से होंगे? जो D0 रखेंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। D0 जो भी होगा, लाइक स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, कलरलेस है। यहाँ पे 3d1 4s2 चले गए, यहाँ पे 3d2 4s2 निकल गए, कलरलेस रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं जो फुल्ली फिल्ड है, लाइक Zn2 3d10,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। अब आपको एक टेबल दी गई है एनसीईआरटी में, अब आपका काम है वो याद करना कि कौन पिंक है, कौन पर्पल है, कौन वॉयलेट है, कौन कलरलेस है, वो तो हमें क्लियर हो गया है। ओके, तो आप ये वाला पार्ट कंप्लीट जरूर करेंगे। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं डी ब्लॉक की जो मेटल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकती है, इजीली कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि जो डी ब्लॉक की मेटल्स हैं वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रही हैं, व्हाई, ऐसा क्यों? देखिए आप इसके लिए बोलेंगे ड्यू टू स्मॉल साइज। अब साइज छोटा है तो क्या हो गया है? देखिए साइज छोटा है तो ये क्या करेगा, ये लीजेंड्स क्या होते हैं ये हम बताएंगे अच्छे से। नेगेटिवली चार्ज स्पीसी लाइक Cn, इन सबको इजीली क्या कर पाता है, अट्रैक्ट कर पाता है। सेकंड पॉइंट, हाई चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। ये प्रॉब्लम आएंगी एग्जाम में तो ये 1 मार्क कराएंगी। ओके, आपको 2 या 3 पॉइंट ही लिखने हैं। चार्ज डेंसिटी हाई है, लाइक आपने मैग्नीज में देखा है +7 हो सकता है, ऑस्मियम का देखा है +8 हो सकता है। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो नेगेटिव को इजीली क्या कर पाएंगे, अट्रैक्ट कर पाएंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल खाली रहता है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, लीजेंड्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे लीजेंड्स आएंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे रख देंगे। ओके, तो आप ये भी बोल सकते हैं ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये थ्योरी आगे चल के वीबीटी थ्योरी हम एक्सप्लेन करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। चलिए अब हमें ये पॉइंट भी क्लियर हो गया है। ये सभी रीजन्स आपको लिखने हैं कि डी ब्लॉक की मेटल्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्यों करती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया ये टॉपिक काफ़ी छोटे छोटे हैं, 1 मार्कर ही प्रॉब्लम यहाँ से आ सकती हैं, ज़्यादा डिस्कशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। जैसे आपने सुना होगा निकल, पीटी, पीडी। ओके, ये सभी हाइड्रोजनेटिंग एजेंट हैं, हाइड्रोजन ऐड करवाने का काम करते हैं, कैटलिस्ट है। आयरन, हेबर प्रोसेस में आयरन हम यूज़ करते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे कैटलिस्ट हैं जो रिएक्शन को करवाने का काम करते हैं। अब ऐसा क्यों, ये कैटलिस्ट का काम क्यों करते हैं, क्या वजह है कि ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं और एक अच्छे कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं? देखिए फर्स्ट पॉइंट हम बोलेंगे ये फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस है। जैसे कि आपने सुना होगा निकल, जिसको फाइनली डिवाइडेड करने के बाद बोला जाता है राने निकल, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है और सरफेस एरिया बढ़ने से कैटलिस्ट काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, तो हम इनको फाइनली डिवाइडेड कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो कोई सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से वो डिफरेंट फॉर्म में स्टेबिलिटी मेंटेन कर लेते हैं, और जैसा रिडक्शन करवाना है या ऑक्सीडेशन करवाना है उस एक्शन को परफॉर्म करते हैं। थर्ड पॉइंट जो कि हमने सरफेस केमिस्ट्री में क्लियर किया है, एडजॉर्प्शन थ्योरी। लाइक जैसे आपने निकल पढ़ा या पीटी पढ़ा, वो क्या करते हैं अपने सरफेस पे हाइड्रोजन को पहले एडजॉर्ब करवा लेते हैं, जिसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन, और जैसे ज़रूरत पड़ती है वो उसका डिजॉर्प्शन कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं, और फिर से क्या हो जाते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं फर्दर रिएक्शन को करवाने के लिए। तो कैटलिस्ट एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। ये हम कवर करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5th। ओके, तो एडजॉर्प्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग भी हम बता सकते हैं कि एक अच्छे एडजॉर्बर हैं जो कि रिएक्टेंट को अपने सरफेस पे ले लेते हैं और जैसे ही सबस्ट्रेट आता है उसके साथ उसको रिएक्ट करवा देते हैं। जहाँ पे हमने फिजिकल एडजॉर्प्शन पढ़ा,
केमिकल एडजॉर्प्शन पढ़ा, तो वो थ्योरी हम वहाँ पे क्लियर कर चुके हैं। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट फिर हमसे पूछा गया है क्या ये अलॉय फॉर्म करते हैं? यस, अब ये अलॉय फॉर्म करते हैं। हमसे रीजन पूछा गया वाई, क्यों ये अलॉय फॉर्म क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं क्या कि यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, साइज डिक्रीज हो रहा है, बट एक पॉइंट ऐसा आता है कोबाल्ट और निकल जहाँ पे साइज क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। नीचे आएंगे तो 3D से बड़ा 4D है, बट 4D और 5D क्या है, सिमिलर है ड्यू टू लेंथेनॉइड। 5D 6D इक्वल है, बराबर है ड्यू टू एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे सिमिलर साइज है। अब सिमिलर साइज है तो इससे क्या हो गया है, इसकी वजह से कुछ ऐसा हो गया है कि अगर आपकी मेटल M1 है तो उसके अंदर M2 को इजीली ट्रैप करवाया जा सकता है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सिमिलर साइज है। ओके, तो आप अलॉय इजीली फॉर्म कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी ड्यू टू सिमिलर साइज। ये इसका सिंपल सा रीजन हो गया है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं कि इनको इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बोला जाता है। अब इंटरस्टिशियल क्या होता है ये आपको सॉलिड स्टेट में बताया जाता है। इंटरस्टिशियल साइट क्या होती है? देखिए जहां पे एटम लगता है वो साइट होती है लैटिस साइट। ओके, और जो वॉइड, जो एम्प्टी स्पेस बच जाता है वो होता है इंटरस्टिशियल साइट, लाइक दिस। ये है लैटिस पॉइंट। जो स्पेस बच गया है ये है वॉइड या इंटरस्टिशियल साइट। यहाँ पे कुछ स्मॉल साइज के एटम्स फिट हो जाते हैं, लाइक बोरोन, लाइक कार्बन, लाइक हाइड्रोजन, वो यहाँ पे फिट हो सकते हैं। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कुछ इस टाइप के। तो बोराइड्स वगैरह बन जाते हैं, हाइड्राइड्स वगैरह बन जाते हैं। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करनी है, अगर ये ट्रैप हो गए तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, और स्टेबिलिटी बढ़ गई देन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो गया, एंड इनर्ट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि स्पेस तो बचा ही नहीं, जो खाली था। तो कोई मॉइस्चर या कोई गैस यहाँ पे अब आके फिट नहीं हो सकती है, इनर्ट हो गए हैं, केमिकली इनर्ट है, रिएक्ट नहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट इनकी स्टेबिलिटी लगभग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, कुछ बोराइड्स के एग्जाम्पल्स हैं जो डायमंड के जितने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। फिर हमसे एक पॉइंट और पूछ लिया जाता है यहाँ पे, क्या ये अपनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को भी डिस्टर्ब करते हैं? नहीं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रिटेन रहती है, उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आता है। तो ये कुछ हमारे छोटे छोटे टॉपिक थे जो हमें फ़िलहाल कवर करने थे। आई होप ये आपको समझ में आ गए हैं। काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक थे हमारे ये, तो हम ये कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।